मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सच कहती हूँ पायल, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। दे दूंगी तलाक रमेश को, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा मेरी ज़िंदगी से। अपनी दोस्त पायल के घर आते ही सुधा ने बोलना शुरू कर दिया। लगता है तेरी सासू माँ पधार चुकी हैं तेरे घर। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए पायल ने उसे कनखियों से देखकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, अब तुम्हें तो सब पता ही है कि उनके यहाँ आते ही मैं अपने ही घर में बेगानी हो जाती हूँ। और दुख तो मुझे इस बात पर होता है कि रमेश क्यों कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें अपनी माँ की गलती दिखाई नहीं देती? मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सास उनके कान भर चुकी होती हैं मेरे खिलाफ। लेकिन इंसान में अपनी अकल तो होनी चाहिए ना। पर नहीं, अरे शादी ही क्यों की जब उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं है। तो रहते अपनी माँ के साथ। जानती हो पायल, मेरी सास हमेशा यह कहकर मुझे ताना मारती है कि मुसलमान के घर तो वह अपना पैर भी नहीं धरना चाहती, पर बेटे के मुँह से खींची चली जाती है और मैंने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है वगैरह वगैरह। रमेश से कहा मैंने कि समझाओ अपनी माँ को कि वह मुझे मुस्लिम लड़की कहकर संबोधित ना करें, लेकिन वह कहता है कि बोलने दो, जो उनकी मर्जी है। ऐसे कैसे बोलने दूँ, बता दो। क्या मेरा दिल छलनी नहीं होता उनकी ऐसी वैसी बातों से? एक सांस में ही सुधा इतना कुछ बोल गई। वैसे यह बात की चाय कैसी बनी? चीनी तो सही से है ना? बात को बदलने और माहौल को हल्का करने के ख्याल से पायल ने कहा, देख तुम भी वैसी ही हो। सच कहते हैं लोग, जो खुद दुख दर्द से गुजरता है वही दूसरे के दुखों का अंदाज़ा सही से लगा पाता है। लेकिन तुम क्या जानो मेरे दुखों को, क्योंकि तेरी तो कोई सास है ही नहीं न। तुम्हें अपना समझ कर मैं यहाँ तुमसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ और तुम हो कि चल जाने दे, मैं चलती हूँ कहकर वह जाने को उठने लगी कि पायल ने उसका हाथ खींचकर फिर से सोफे पर बैठा दिया और कहने लगी, तू क्या समझती हो, मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ पाती? तो पर तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम पति पत्नी एक होकर रहो तो फिर क्या मजाल कोई तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल दे। मैं कहती हूँ कि क्यों तुम हमेशा रमेश से उसको तलाक देने की बात करती रहती हो? उसने किया क्या है? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसकी माँ तुम्हारी इंसल्ट करती होगी? पर क्या करे बेचारा। लेकिन तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सास यही चाहती है कि किसी भी तरह तुम रमेश को तलाक दे दो और फिर वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से और अपनी जगत में करवा सके। और इसीलिए वह रमेश की नज़रों में तुम्हें नीचा व खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन तुम हो कि यह बात समझती ही नहीं हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो सच में रमेश तुम्हें ही यह गलत समझकर तलाक की बात पर हामी भर देगा एक दिन। देखना तुम, सच बताओ, क्या तुम दिल से चाहती हो कि तुम्हारा और रमेश का तलाक हो जाए? नहीं ना? तो फिर इग्नोर करो ना अपनी सास की बातों को। जाने दो, वह जो करती हैं करने दो। अगर वह तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहती हैं तो न पिए। तुम्हें क्या वह नहीं जानती, नहीं चाहती न कि उनके रहते तुम किचन में या पूजा घर में जाओ या उनका कोई भी काम करो? तो मत करो ना। तो फिर मैं क्या करूँ पायल? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुझे चिढ़ होती है कितना, आखिर कितना बर्दाश्त करूँ मैं? बताओ, जब भी मेरी सास आती हैं रमेश मुझसे दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ कहती पूछती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते। जाने क्या हो जाता है उन्हें अपनी माँ के आने पर। लेकिन अपनी माँ से तो प्यार से ही बातें करते हैं, फिर मुझसे ही उखड़े उखड़े से क्यों रहते हो? हो सकता है अपनी माँ के सामने तुम्हें वह प्यार न देना चाहते हो जो वे देते आए हैं। यह तो बताओ कि उनके जाने के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना? और फिर तुमने ही बताया था मुझे कि कितनी मुश्किल से तुम दोनों एक हो पाए हो। एक होने के लिए तुम दोनों अपने परिवार, यहाँ तक कि समाज की नाराज़गी झोली। क्या इसीलिए कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करो, तलाक लेकर अलग हो जाओ? तुम्हारी सास क्या है, वह तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जीवन भर साथ तो तुम्हें दोनों को रहना है ना। तो फिर अनसुना कर दिया करो उनकी बातों को। हो सके तो जीत लो अपनी सास के मन को, फिर देखना कैसे रमेश को भी तुम सही ही सही लगने लगोगी। पायल ने जब सुधा को ये सब बातें समझाई तो उसे भी वही सही लगा और उसने उसकी कही बातें अपने मन में बैठा ली। सुधा एक सीधी परिवार से है और अपने रमेश बिहार के ब्राह्मण परिवार का बेटा। दोनों के रहन सहन खान पान बिल्कुल भिन्न है, कोई समानता नहीं थी दोनों के बीच। लेकिन कहते हैं ना, दिल लगे गधी से तो फिर परी किस काम की। रमेश के लिए उसकी जाति ही से कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, पर उसका दिल तो सुधा से जा टकराया था। ऐसे में वह कैसे किसी और का बन सकता था? एक दिन
मैंने सुधा से पूछा भी, आखिर तुम दोनों कैसे मिले और कैसे प्यार पनपा तुम दोनों के बीच। तो वह बताने लगे कि कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात रमेश से हुई थी। वे यहाँ गुजरात के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर चयनित हुए थे और सुधा उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अक्सर सुधा पढ़ाई के सिलसिले में रमेश से मिलती रहती थी। रमेश भी सुधा को इसीलिए पसंद करता था क्योंकि उसे पढ़ने और किसी चीज़ को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी और यही बात रमेश को अच्छी लगती थी। फिर करियर और ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह सुधा की काफ़ी मदद भी की। वह रमेश को लेकर बेकरार तो नहीं थी, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था उसे लेकर। शायद रमेश भी सुधा की ओर आकर्षित होने लगा था, पर कहने में संकुचाता था। फिर एक दिन आगे बढ़कर सुधा ने ही उसे प्रपोज कर दिया, जिसे रमेश ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों के परिवार वालों को उनके प्यार की भनक लगी तो उनके घर में बवाल मच गया। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी एक दूसरी जात के लड़के से करने की इजाज़त देंगे? समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। निकाल देंगे लोग हमें जिन सिद्धि समाज से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी। कहकर सुधा के माता पिता ने उसका घर से निकलना बंद करवा दिया और उधर रमेश के माता पिता ने भी इस बात को सुनकर पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। कहने लगे, अरे कौन सा पाप हो गया हम में से जो तुमने ऐसे दिन दिखा रहे हो? एक ब्राह्मण के घर मुस्लिम लड़की, ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए हम? बहरे क्यों नहीं हो गए? पर माँ पापा सुनो तो वह लड़की मुस्लिम नहीं है, सिंधी है। हाँ, उसके कुछ रिश्तेदारों ने मजबूरीवश ही मुस्लिम धर्म अपना लिया, पर उनके साथ तो अब इनका कोई संबंध ही नहीं रहा। रमेश अपने माता पिता को समझाते हुए बोला, अब तुम मुझे समझाओगे कि वह लड़की किस जात से है और अपने परिवार से संबंध रखती है या नहीं? हम ब्राह्मण हैं जो प्याज लहसुन भी हाथ नहीं लगाते, और वह मांस मच्छी खाने लड़की, छी! तुमने सोच कैसे लिया कि हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? झिड़कते हुए रमेश के पिता बोले, माँ समझाओ ना पिताजी को कि वह लड़की शादी के बाद मांस मच्छी खाना छोड़ देगी और शादी के बाद तो वैसे भी वह हमारे कुल की बहू बन जाएगी। नहीं बेटा, इस बार तुम्हारे बाबूजी सही हैं। कहकर रमेश की माँ ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो ठीक है, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप लोग दोनों। अगर मेरी शादीशुदा से नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा और न ही कभी यहाँ आऊँगा। गुस्से से भरकर रमेश ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर गुजरात आ गया। उधर सुधा की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करें। किसी तरह एक दिन मिलने पर दोनों ने विचार किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठान लिया उन्होंने कि चाहे परिवार की मर्जी हो या ना हो, वे एक होकर ही रहेंगे। फिर क्या था, तय अनुसार उस रोज़ सुधा किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन उन्हें अपने परिवार से यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली। पर बताना तो था ही। सुनते ही रमेश के माता पिता बबूला हो गए और उधर सुधा के परिवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इधर सिंधी समाज भी इस शादी का विरोध करने लगा। समाज वाले कहने लगे कि या तो सुधा के माता पिता लिखित में अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दें या फिर सिंधी समाज से अलग हो जाएं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गुस्सा हो सकते हैं, पर उनसे कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोच सकते। सो कह दिया उन्होंने कि चाहे जो हो जाए, वे अपनी बेटी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। भले ही पिता कितना भी सख्त हो जाए, पर माँ तो माँ होती है। रमेश की माँ ने भी सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन सुधा को नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही बाप बेटे के बीच खाई का काम किया है। आज तक उसने सुधा को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि सुधा भी एक ब्राह्मण परिवार से है, पर उसकी सास यह मानने को तैयार नहीं। चलो जल्दी करो पायल, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे और अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो फिर तेरी खैर नहीं। और वह किचन में चली गई। वैसे तो सुधा अक्सर पायल के घर आती जाती थी और वह भी, लेकिन अभी उसकी सास आई हुई है, इस कारण पायल उसके घर से नहीं जाती थी। पर सुधा क्यों नहीं आ रही थी उसके घर, इस बात की उसे चिंता होने लगी थी। कहीं उस दिन सुधा को मेरी बात बुरा तो नहीं लग गई होगी और इसी कारण वह उसने अपने आप से कहा। इतने दिन बाद सुधा को अपने घर आए देख पायल बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अरे सुधा आया, वैसे भी कहाँ थी इतने दिनों से? बड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है तेरी सास चली गई। नहीं पायल, मेरी सास यहीं है और एक बात बताऊँ, उन्होंने मुझे अपना लिया है। अच्छा, पर यह सब हुआ कैसे? आश्चर्य से पायल ने पूछा तो वह कहने लगी कि उसने सास की फजूल की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वह जो कहती सुन लेती, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देती।
तो उसने बोलना कम कर दिया और इस कारण घर में कलह होना बंद हो गया। कोई कारण ही नहीं होता उन्हें अपने बेटे से सुधा की शिकायत करने का। फिर एक रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सुबह जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सास को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए हैं। यह सुनकर रमेश बहुत घबरा गए, लेकिन सुधा ने उसे ढाढ़स बनाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उसने अपनी सास की बहुत सेवा की। 4-5 दिनों तक उसके साथ अस्पताल में रही और सुधा की सेवा शुश्रूषा से उसकी सास जल्द ही ठीक होकर घर आ गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वह कहने लगी कि उसने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी थी और अब उसे उससे कोई शिकायत नहीं। चलो अच्छा हुआ, अंत भला सो सब भला। लेकिन अब तो तू रमेश से तलाक नहीं लेगी ना? सुधा को छेड़ते हुए पायल ने कहा तो वह भी हंस पड़ी। नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद।